everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JK SSB Adda 614. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम प्रीवियस जहाँ तक हमने डेट्स कंप्लीट करी थी उसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें आपकी MCQs प्लस रिवीजन सीरीज़ में आपकी कंप्लीट करवाऊंगी, जिसमें आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs भी रहने वाले हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आपकी 1919 से लेके 1947 तक इम्पॉर्टेंट सारी की सारी डेट्स हम विद फैक्चुअल डेटा यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट, जो आपके एग्ज़ाम में नया टॉपिक ऐड हुआ है इम्पॉर्टेंट डेट्स, तो वो आपके लिए पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो आज की यहाँ से फर्स्ट डेट जहाँ से हम कंप्लीट स्टार्ट करने वाले हैं वो है 1920। लेकिन इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा ये ओवरव्यू दे दूँ 1885 के बाद, दोबारा से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। तो इसके साथ साथ मैं जो मैं इम्पॉर्टेंट डेट्स भी आपको बताऊंगी वो भी आपने जो है नोट करते जाना है। ठीक है, वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर मैं बात करूं 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन होती है, तो उसके पहले की मैं आपको हिस्ट्री बता दूं। 1884 में पहले क्या बनता है, इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, सबसे पहले क्या बनता है, इंडियन नेशनल यूनियन 1884 में। कौन बनाता है वो, A.O. ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल यूनियन बनाया जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसके पहले अगर इंडियन नेशनल यूनियन के पहले क्या बनी होती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ से मैं लिख नहीं पाऊंगी, जस्ट आप इसको अपनी नोटबुक पे लिखते जाइएगा। ठीक है, मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। पहले बनती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, कब बनती है, 1883 में। उसके बाद बनता है इंडियन नेशनल यूनियन 1884 में। ठीक है, समझ आई। इंडियन नेशनल यूनियन को बनाता है A.O. ह्यूम। लेकिन जब पहली मीटिंग होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, कब होती है, 1885 में। कब होती है, 28 दिसंबर 1885। ये इंपॉर्टेंट होता है। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती कैसे है, ये इंडियन नेशनल यूनियन प्लस नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो इन दोनों का मर्ज जब होता है तो बन जाती है हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे कौन फॉर्म करता है, जो कि एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे A.O. ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन होती है। तो जस्ट इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट। और इसके अलावा इसकी पहली मीटिंग जो होती है वो होनी थी 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे होती है, बॉम्बे में होती है। तो पहली मीटिंग आपकी होती है बॉम्बे में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कब होती है, 28 दिसंबर को 1885 में बॉम्बे में। ठीक है, और बस आपको इसके बारे में ये याद रखना है। और इसके बाद पहले प्रेसिडेंट कौन है इसके, W.C. बैनर्जी, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, और इसमें टोटल कितने लोग जो कितने डेलीगेट्स वहाँ पे मीटिंग को अटेंड करते हैं, 72। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हमने इसके बारे में पढ़ना था। और अगर बात करूँ, पहली जो मीटिंग होनी थी वो पुणे में होनी थी, लेकिन वहाँ पे पुणे में ये हुई नहीं, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे क्या हुआ कि कॉलेरा जो डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा फैल गई उस टाइम पे पुणे में, जिसकी वजह से ये शिफ्ट हो गई बॉम्बे में। गोकुलदास तेजपाल कॉलेज बॉम्बे में ये 1885 में मीटिंग होती है। A.O. ह्यूम के द्वारा ये फर्स्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। लेकिन इसके ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराई जाती है, A.O. ह्यूम के द्वारा। लेकिन इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, W.C. बैनर्जी। 72 डेलीगेट्स होते हैं, 28 दिसंबर 1885। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट याद रखना है आपने। और इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे 1889 में क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म होता है। ठीक है, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद 1897 में सुभाष चंद्र बोस का होता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था, 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर का होता है, अगर आपको याद हो। उसके बाद 1869 में महात्मा गांधी। तो ये दोनों जो है साथ साथ में है, तो इनको आप याद कर सकते हो, रविंद्रनाथ टैगोर पहले, फिर महात्मा गांधी। सेम 1889 में जवाहरलाल नेहरू और फिर सुभाष चंद्र बोस। तो मैं आपको बता दूं, इसके बाद हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं सारे के सारे। ठीक है, तो इसी वजह से ध्यान से आप लेक्चर पढ़िए। उसके बाद 1903 में क्या होता है, तिब्बत एक्सपीडिशन। तो अगर हम बात
करें जो तिब्बत में जो इनका अभियान चलता था वो ब्रिटिश के द्वारा भी तिब्बत में जो एक्सपीडिशन किया गया, उसके बाद जर्मन के द्वारा भी और जापानीज़ के द्वारा भी, ये सब लोग जो है तिब्बत को हथियाना चाहते थे। लेकिन अगर बात करें ये जो 1903 में ये किसके रिलेटेड था, ये ब्रिटिश के रिलेटेड था। तो ब्रिटिश का ये एक्सपीडिशन हुआ था तिब्बत में 1903 में। तो यानी कि दिसंबर की बात करें, दिसंबर 1903 से लेके सितंबर 1904 तक ये एक्सपेडिशन चला था। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और फिर ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे गए, उनके साथ नेगोशिएट किया जो तिब्बतियन थे, और उसके बाद पूरा का पूरा तिब्बत रीजन में इनका इन्फ्लुएंस था। ठीक है, तो इसके बाद ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ये सारी की सारी डेट्स। आई होप आपको ये सब याद हो रहा होगा। नेक्स्ट बात करूँ 1905 की, तो 1905 में क्या होता है, मुस्लिम लीग की फाउंडेशन होती है, सॉरी पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। और किसके द्वारा किया जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ये उस टाइम पे थे। ठीक है, और उसके बाद अब अगर लॉर्ड वाइसरॉय के बारे में मैं आपको बता दूं तो इनका जो टेन्योर रहा है यहाँ पे लॉर्ड कर्जन का 1899 से लेके 1905 तक ये इंडिया के जो है गवर्नर जनरल रहे हैं 1899 से 1905 तक। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपसे आ गया तो आपसे, क्योंकि डेट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, और ये इम्पोर्टेंट डेट के रिलेटेड ये लॉर्ड कर्जन है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर बात करें, इन्होंने ऑर्डर दिया था लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए। इसमें क्या होना था कि ईस्ट बंगाल एंड असम, ठीक है, ईस्ट बंगाल एंड असम जो है, जो कि टोटल बंगाल था, उसमें से क्रिएट करे गए थे। कब? 16 अक्टूबर 1905 में। तो ये प्रोक्लेमेशन, ये घोषणा करी थी लॉर्ड कर्जन ने। उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि बंगाल का पार्टीशन करो और इसमें से क्या क्या क्रिएट करो, ईस्ट बंगाल एंड असम। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसमें पता होना चाहिए। और इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेट की, वो है फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए, जो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी, इसको किसके लीडरशिप के अंदर हुई थी, ये थे हमारे आगा खान। तो आगा खान जो है वो इसके क्या थे, पहले प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हमारे आगा खान। उसके अलावा नवाब सलीमुल्ला खान, ठीक है, नवाब सलीमुल्ला खान जो थे ये भी इसके फाउंडर थे। ठीक है, नवाब सलीमुल्ला खान जो कहाँ से थे, वो ढाका के थे, और ये इसके क्या रहे थे, फाउंडर रहे थे। और उसके अलावा नवाब मोहसिन उल मलिक, ठीक है, मोहसिन उल मलिक। तो ये तीन के तीन जो है लीडरशिप इनकी रही थी, जिसमें आपके आगा खान रहे फर्स्ट प्रेसिडेंट। उसके बाद आपके नवाब सलीमुल्ला खान ऑफ ढाका, ये इसके फाउंडर कंसीडर करे जाते हैं, एंड नवाब मोहसिन उल मुल्क ये भी। ठीक है, तो इसके बाद अगर बात करें इंडियन मुस्लिम लीग की, तो जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ये भी क्या करते थे, उनकी तरह एनुअल जो होते थे ना सेशंस, वो ये कंडक्ट करवाते थे, और अपनी जितनी भी डिमांड्स है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे रखते थे। जब अगर बात करें, जब ये मुस्लिम लीग बनी थी ना, तो उस टाइम पे इनको ब्रिटिशर्स का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला था। लेकिन बाद में क्या होता है कि फिर जब इनको पता चलता है कि ब्रिटिशर्स की असलियत क्या है, तो फिर ये भी समझ आते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें, इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट क्या रही है कि इनको अपना एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता है। ठीक है, वो कब मिलता है, 1909 में, जब आते हैं हमारे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। ठीक है, 1909 में आते हैं मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता है। बस ये आपको यहाँ के इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट आएगी हमारी 1911। तो इस डेट में क्या होता है कि एक दरबार मतलब सजता है, कहाँ पे, दिल्ली में। कब? दिसंबर 1911 में, 1911 में दिसंबर में एक दरबार लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो किंग जॉर्ज वी, और अगर बात करें क्वीन मैरी और किंग जॉर्ज वी, ठीक है, क्वीन मैरी और किंग जॉर्ज वी को एम्परर एंड एम्प्रेस ऑफ इंडिया जो है, यहाँ पे इनका कोरोनेशन करा जाता है। एम्परर एंड एम्प्रेस ऑफ इंडिया किस किस का? किंग जॉर्ज वी का और क्वीन मैरी।
ठीक है। तो इस तरह से इनके मतलब उसके लिए दरबार लगता है और वहाँ पे किंग जो है क्या डिक्लेयर करता है कि अब जो कैपिटल होगी ना हमारी इंडिया की, वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, कलकत्ता से दिल्ली में। तो दिल्ली में दरबार लगता है और 1911 में ही हमारी कैपिटल दिल्ली में शिफ्ट हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है। और कौन ये प्रोक्लेम करता है, घोषणा कौन करता है, ये किंग जॉर्ज वी करता है। और इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन एक्चुअल में 1912 में जो कैपिटल है ना वो एक्चुअल ट्रांसफर होती है, लेकिन घोषणा कब करी जाती है, 1911 में। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जो दरबार सजता है, यहाँ पे जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का 1905 में, वो भी कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और 1914 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि तब यहाँ पे क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाती है। और 1914 में एक और इम्पॉर्टेंट घटना होती है, वो है आपका कोमागाटा मारू इंसिडेंट। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कोमागाटा मारू इंसिडेंट जो आपके 1914 में ही होती है। ठीक है। तो ये जो शिप आपको पता ही है, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि जब शिप ये डिपार्ट करी गई थी हांगकांग से, तो ये जापान में क्या कर दिया था, इसको रोक दिया था। ठीक है। और उसके बाद ये जो है फिर वैंकूवर की तरफ, कनाडा की तरफ इसको जाना था। इस तरह से ये जो इंसिडेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक जापानीज स्टीम लाइन थी, जिसमें अगर बात करें हम सिख और मुस्लिम इमिग्रेंट्स थे, जो कि पंजाब से वैंकूवर कनाडा की तरफ ही इनको जाना था। कहाँ से, पंजाब से वैंकूवर कनाडा की तरफ। लेकिन शिप को वापस फोर्सफुली इंडिया में भेज दिया जाता है, किसके द्वारा, कैनेडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा इंडिया की तरफ जो है भेज दिया जाता है। और यहाँ पे जो कलकत्ता में इनको यहाँ पे शिप को रोका जाता है। और फिर ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, उनको जब वहाँ पे प्रोटेस्ट होता है ना यहाँ पे इसके रिलेटेड, क्योंकि वो वापस भेज दी जाती है इंडिया, और इनके सपोर्ट में जो यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि वहाँ पे बाबा गुरदीप सिंह थे उनमें से एक, ब्रिटिशर्स उनको क्या करते हैं, अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं बाबा गुरदीप सिंह को। लेकिन क्या होता है कि जो मतलब वहाँ पे सब इतना भगदड़ बच चुकी होती है कि पुलिस उन पे क्या कर देती है, पूरे हथियारों से गोलीबारी स्टार्ट कर देती है, जिसमें 19 जो है पैसेंजर की इमीडिएट डेथ हो जाती है, जिसके बाद ये घटना आपकी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट याद रखना है। उसके बाद 1916 की बात करें तो यहाँ पे होता है आपका इम्पॉर्टेंट लखनऊ पैक्ट। किस किस के बीच में होता है ये हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे फाउंडेशन होती है BHU की, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। और होम रूल लीग जो है ये फाउंड होती है 1916 में। तो जिसमें आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि लखनऊ पैक्ट में जो मुस्लिम लीग है और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में एक पैक्ट साइन होता है, एक संधि साइन होती है। और एक इम्पॉर्टेंट है कि 1916 में आपकी जो होम रूल लीग मूवमेंट भी होती है। और एक लखनऊ सेशन जो होता है, लखनऊ सेशन को कौन प्रिजाइड करता है, अंबिका चरण माजूमदार। ये इंपॉर्टेंट है, अंबिका चरण माजूमदार जो है लखनऊ सेशन को प्रिसाइड करती हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस सेकेंडली अगर बात करें 1916 में जो कांग्रेस होती है और मुस्लिम लीग जो होती है अपने पुराने सारे डिफरेंसेस को भुला के, ठीक है, और ये मतलब आपस में एक पैक्ट साइन कर लेते हैं और एक अपनी कॉमन पॉलिटिकल डिमांड लेके आते हैं कि क्या होना चाहिए, कि हमारे पास एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए जो हमारी डिमांड्स को रिप्रेजेंट करे ब्रिटिश के सामने। और जो है इनकी और एक डिमांड क्या होती है कि डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए, कि ब्रिटिश के अंडर हमें डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो दोनों के बीच में जो कांग्रेस है ये मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, यानी कि मुस्लिम्स जो हैं उनका जो भी लीडर होगा उसकी जो वोटिंग होगी वो मुस्लिम वोटर्स ही करेंगे, ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इसमें कांग्रेस इनकी डिमांड एक्सेप्ट कर लेती है। तो इससे क्या होता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में पैक्ट साइन हो जाता है। तो ये होती है आपकी मुस्लिम लीग। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो जाती है और स्टार्ट कब होती है, 1914 में, खत्म होती है 1918 में। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ये सारा जो हमने आज पढ़ा। उसके बाद 1919 की बात करें तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक है आपका मॉन्टेग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होते हैं और दूसरा होता है आपका जलियांवाला बाग मैसेकर। ये कहाँ पे होता है, आपका होता है अमृतसर में।
ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोनों के दोनों। सबसे पहले अगर हम बात करें 1919 की, तो जहाँ पे जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा एक राउलत एक्ट भी होता है, वो भी 1919 में ही होता है। तो इसी का एक मिलता जुलता चीज़ है ये जलियांवाला बाग मैसेकर। अगर हम पहले बात करें रौलत एक्ट की, ठीक है, ये 1919 में आया था। इसका और क्या नाम है? एनारिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे ये क्या करता है कि गवर्नमेंट जो है इस लॉ से, जो गवर्नमेंट क्या करती है, जो हेबियस कॉर्पस का जो राइट है वो इसको सस्पेंड कर देती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हेबियस कॉर्पस का जो राइट है इस एक्ट से सस्पेंड होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हेबियस कॉर्पस में क्या होता है कि अगर आप किसी को भी अपनी कस्टडी में लेते हो तो आपको उसे कोर्ट ऑफ लॉ के सामने, यानी कि कोर्ट के सामने उसे पेश करना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इसी वजह से ये जो रौलत एक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसी के जो रौलत एक्ट से लोग बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई थे। तो जिसकी वजह से वहाँ पे मास जो लोग इकट्ठा हुए थे ना, एक तरह से बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। और इस तरह से ये जो जन आंदोलन, मास एजिटेशन हो रहा था, ये एक तरह से लोगों की डिससेटिस्फेक्शन थी अगेंस्ट रौलत एक्ट। तो इस तरह से उन सारे के सारे लोगों पे जिनके पास कोई भी हथियार नहीं थे, अनआर्म्ड क्राउड थी, जो कि 13 अप्रैल 1919 को वहाँ पे इकट्ठी हुई थी जलियांवाला बाग, जहाँ पे अमृतसर में है, ताकि उनके जो पॉपुलर लीडर थे, कौन थे वो? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल के अगेंस्ट, अरेस्ट के अगेंस्ट इकट्ठा हुए थे। तो पुलिस ने फायरिंग उन पे चला दी थी, तो जिसकी वजह से ये जो है इतना बड़ा हत्याकांड हुआ था, ठीक है। और जिसमें अगर बात करें, जो जनरल डायर था, इसने क्या करा कि वो सारा का सारा, मतलब ओपन स्पेस में लोग थे और वो पूरा का पूरा जो भाग था वो 3 साइड से बंद था, ठीक है, और उसमें सिर्फ एक ही एग्जिट हुआ करती थी। तो जनरल डायर ने सारा का सारा बाग उसे सराउंड किया और जो एक ही एग्जिट थी, इकलौती एग्जिट थी, उसको भी क्लोज करा दिया अपने जो भी उसके सोल्जर वगैरह थे उनको बोल के, और बोला कि अब इस पे शूट करो, जितना भी ये क्राउड है इन पे शूट करो, जिसमें हज़ारों लोग, यानी कि इनसे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल में अगर बात करें हज़ारों लोग मारे गए और बहुत ज़्यादा चोटिल भी हुए थे। तो इस घटना के बाद जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइटहुड थी वो क्या कर दी थी, वो वापस कर दी थी अगेंस्ट द प्रोटेस्ट, ठीक है, ये जो प्रोटेस्ट हुए थे इसके अगेंस्ट। और फिर हंटर कमीशन अपॉइंट किया गया था इसकी इंक्वायरी करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हंटर कमीशन क्यों अपॉइंट किया गया था? ये जो रौलत एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था उसके लिए। और अगर हम बात करें अभी यहाँ पे मोन्टैग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं पढ़ने। तो यहाँ पे जो मोन्टैग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लिखे हुए हैं इसको हम बोलते हैं मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है, मोन्टैग का मोंट और कैम्सफोर्ड का फोर्ड, ठीक है। तो ये बोला जाता है, ये इसीलिए इसके नाम पे ही ये रखा हुआ है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, तो वो कौन था? आपका मोन्टैग, ठीक है। और अगर बात करें हम उस टाइम पे लॉर्ड कैम्सफोर्ड की, तो ये थे हमारे वॉइस रॉय, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मोन्टैग, और ये बड़ी पोजीशन होती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो जो मोन्टैग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुए थे ये भी 1919 में हुए थे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये मोन्टैग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट है ये, मोंटफोर्ड इनके नाम पे ही है। और मोन्टैग कौन थे? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और कैम्सफोर्ड जो थे ये कौन थे? आपके वाइस रॉय थे। और अगर बात करें ब्रिटिश गवर्नमेंट की और ये वाइस रॉय की, और इन दोनों का मीडिएटर कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट जो थी लंदन में बैठती थी उसका मिनिस्टर था ये, और ये बहुत बड़ी पोजीशन थी। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो है, इन रिफॉर्म्स में क्या हुआ था, इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी, जो वोटिंग राइट्स हैं वो सारी की सारी वुमेन्स को मिलनी चाहिए जिनकी 21 साल से अबव एज है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है। तो ये था आपका
नेक्स्ट हम बात करेंगे 1920 की। क्या हुआ था, खिलाफत मूवमेंट लॉन्च हुई थी, और ये जो है इसकी फर्स्ट मीटिंग अगर बात करें ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, ये भी 1920 में हुई थी। हंटर कमीशन हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, इसने अपना फर्स्ट नोटिस नहीं, जलियांवाला जो बाग का मैसेकर हुआ था 1919 में, तो उसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, ठीक है। और अगर बात करें फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी 1920 में हुआ था, ये गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये 1920 में इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। खिलाफत मूवमेंट लॉन्च हुई, फर्स्ट मूवमेंट जो है ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस की मीटिंग, वो भी 1920 में हुई थी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई थी, किसके बारे में, जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था ना, तो उसको देखने के लिए हंटर कमीशन अपॉइंट किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी 1920 में। और पहला जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने लॉन्च किया था, वो भी आपका ये 1920 में ही हुआ था, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की डेट अगर बात करें, ये आया था 1920 में, और ये 1922 में ये बंद कर दिया गया था, क्योंकि चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था उसके बाद, ठीक है। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करूं तो ये पहला मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट था गांधी जी के अंडर, ठीक है। और खिलाफत मूवमेंट की मैं पहले बता देती हूँ आपको। तो ये जब जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था ना, तो उस टाइम पे जो टर्की थी वो किसके साथ था, वो जर्मनी के साथ था, ठीक है। और जो ऑस्ट्रिया है वो किसके अगेंस्ट था, वो ब्रिटिश के अगेंस्ट था। लेकिन इसके बाद अगर बात करें कि ये जो तीनों के तीनों अगर बात करें, टर्की, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, ये ब्रिटिश के अगेंस्ट थे। और जो इंडियन मुस्लिम थे, जो टर्की का जो सुल्तान था, वो उसे क्या मानते थे, अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते थे, जिसका क्या नाम था, खलीफा। तो खलीफा को इंडियन मुस्लिम उसको अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते थे। तो जब वॉर बंद खत्म होती है तो ब्रिटिश क्या करते हैं, ब्रिटिश जीत जाते हैं ना, तो वो खलीफा को उसकी पावर से हटा देते हैं, और इस तरह से तुर्की को भी मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। बहुत बड़ा था तुर्की पहले। तो इससे क्या होता है कि जो मुस्लिम्स हैं इंडिया में, वो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज उनका जो स्पिरिचुअल लीडर था, कौन था, वो खलीफा था। उसके मतलब उसको हटाने के वजह से इंडिया में ये मूवमेंट स्टार्ट होती है। और इस मूवमेंट में जो लीडर्स थे वो थे अली ब्रदर्स थे, ठीक है, जिसका नाम था शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ठीक है। शौकत अली एंड मोहम्मद अली थे। तो इस तरह से इस अपॉर्चुनिटी का गांधी जी ने फ़ायदा उठाया, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगेंस्ट, अगर ब्रिटिश के अगेंस्ट करनी थी तो इस मूवमेंट के बाद ही गांधी जी ने इसका फ़ायदा उठाया था। हालांकि जो CR दास थे, उन्होंने इसको मतलब अपोज करा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हिंदू और मुस्लिम्स जो है एक साथ नहीं आने चाहिए, लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और फिर क्या हुआ, जो सेंट्रल खिलाफत कमेटी थी वो इलाहाबाद में मिलती है, और इस मीटिंग में जो हमारे कांग्रेस के लीडर्स थे और खिलाफत लीडर्स थे वो मिलते हैं, ठीक है। वो उनको अटेंड करते हैं इस मीटिंग को, जो सेंट्रल खिलाफत कमेटी थी, क्योंकि मुस्लिम और हिंदू दोनों एक साथ आ रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे फिर क्या करते हैं, ये एक प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। क्या है वो, नॉन कोऑपरेशन, किसके अगेंस्ट, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कि हम अभी किसी भी चीज़ में गवर्नमेंट से कोऑपरेट नहीं करेंगे। अगर मांगेंगे, टैक्स मांगेंगे या कुछ भी मांगेंगे, तो हम बॉयकॉट करेंगे सबका। तो इससे क्या हुआ कि जो ये डिक्लेयर किया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड थी कि हमने जितने भी टाइटल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिए हैं उनका बॉयकॉट करेंगे, और जो जो सिविल सर्विसेज में एग्ज़ाम्स जिन्होंने क्वालिफाई करा था, या फिर जो भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होंगे उनको क्या करेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे, आर्मी, पुलिस, और इस तरह से जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसको बॉयकॉट करने के लिए ये मतलब मीटिंग हुई थी, नॉन कोऑपरेशन। तो उसके बाद अगर बात करें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, तो ये 1920 से 1922 में मैंने बताया आपको। तो ये पहली मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट थी गांधी जी के अंडर। तो इसमें जो डिसीजन लिया गया था कि मतलब हमने कोऑपरेट नहीं करना है, लेकिन पीसफुल मैनर में करना नहीं है, ठीक है। और इससे जो है, इसमें अगर बात करें, जो कांग्रेस का सेशन हुआ था नागपुर में, कब हुआ था, 1920 में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो क्योंकि ये जो नागपुर में सेशन हुआ था ना, उसमें इस डिसीजन को, जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट
के लिए डिसीजन लिया गया था ना, इसके बारे में बहुत ही मतलब तारीफ की गई थी इस जो सेशन में। और इसके अलावा जो कांग्रेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, जो भी किस तरह से ये वर्क करनी चाहिए हमारी कांग्रेस, इसका भी कॉन्स्टिट्यूशन था, तो इसमें भी चेंजेस लाए गए थे। तो वो नागपुर सेशन था, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जो तिलक स्वराज्य फंड था, इसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फंड करना स्टार्ट कर दिया था, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था मेन चीज़ें क्या क्या थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए। जो एंटी रौलत एजिटेशन हुआ था 1919 में, जिसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। उसके अलावा खिलाफत मूवमेंट जो खलीफा के रिलेटेड थी। और जनरल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस भी था, यानी कि लोगों के पास पैसा नहीं था। ये सब चीज़ें जो है, और वॉर के बाद जब 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है ख़त्म हो जाता है, इसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि ब्रिटिश क्या करता था, पैसा यहाँ से लेके वॉर में लगाता था, तो गरीब कौन हो रहा था, वो इंडिया से फाइनेंस जा रहा था ना। तो ये सब चीज़ें के बावजूद, इन सब चीज़ों के बाद ही ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ये सारे के सारे रीज़न रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आया हो। तो नेक्स्ट बात करें 1922 की, तो फिर यहाँ पे वायलेंस इंसिडेंट होते हैं। कहाँ पे, चोरा चोरी यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन था, तो यहाँ पे कुछ वायलेंस पाई जाती है। तो जिसके बाद जो गांधी जी हैं, ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करी गई थी, इसको ये कॉल ऑफ कर देते हैं, बंद करा देते हैं। क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, ये डिसाइड किया गया था कि हम जो भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे, तो यहाँ पे कोई भी वायलेंस नहीं होगा, ये मोस्ट पीसफुल मैनर में होगी। तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, तो जिसके बाद ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ कर दी जाती है 1922 में। अब 1925 की भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये कब बनी थी, कानपुर में 1925 में। तो ये याद कर लेना आप, ठीक है। तो इसके रिलेटेड और ये फैक्चुअल डेटा है, तो इसको ऐसे याद करना। 1927 की बात करें, तो यहाँ पे साइमन कमीशन को बाइकआउट करने के लिए, ये जो है 1927 की आपने डेट याद करनी है। यहाँ पे इंडिया में ये ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट कर दी गई थी साइमन कमीशन को बाइकआउट करने के लिए। तो मेन आपको इस सबसे पहले साइमन कमीशन के बारे में मैं बताऊं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1927 में ये जो क्या करा था, एक इंडियन स्टैचुरी कमीशन को अपॉइंट किया गया था। ठीक है, इंडियन स्टैचुरी कमीशन अपॉइंट किया गया था, जिसका मतलब जो चेयरमैन था ना, वो कौन था, साइमन। ठीक है, तो ये कमीशन अपॉइंट किया गया था, उसका चेयरमैन था साइमन। तो इससे क्या हुआ था कि मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाते थे ना हर एक एक्ट में, जैसे कि 1990 में भी आया था, मोंटेग कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे कि इंडिया में किस तरह से जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, पूरा का पूरा इतना बड़ा इंडिया था। तो ये हर साल दो मतलब 20-20 सालों के बाद, ये 10-10 साल के बाद एक्ट आते थे। तो 1919 का जो एक्ट आया था, ठीक है, मोंटेग कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म्स, तो उसका जो भी मतलब था, वो उसको रिव्यू करने के लिए जो साइमन कमीशन आया था। ठीक है, तो इसके सारे के सारे मेंबर्स कौन थे, वो ब्रिटिश थे, इसमें कोई भी इंडियंस नहीं था। तो इसी वजह से इंडिया ने प्रोटेस्ट करा और बोला कि क्योंकि यहाँ पे कोई इंडियंस नहीं है और हमारा जो भी फ्यूचर है वो इंडिया के लिए क्या अच्छा क्या बुरा है, वो ब्रिटिश कैसे डिसाइड कर सकते हैं। इसकी वजह से जो नेशनल कांग्रेस थी हमारी, उन्होंने इस कमीशन को बाइकआउट करा। कहाँ पे करा था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो मद्रास में सेशन हुआ था 1927 में, तो यहाँ पे इस कमीशन को बाइकआउट करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिसाइड करा था। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर अंसारी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे ये इन्होंने डिसाइड किया था, मद्रास में। 1927 में कांग्रेस का जो मीटिंग होती थी एनुअल, वहाँ पे उसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अंसारी। इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोनों के दोनों, जो मुस्लिम लीग थी और हिंदू महासभा थी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे साइमन कमीशन के अगेंस्ट। तो अगर बात करें इसके बाद जो कमीशन आता है इंडिया में, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है। ये डेट याद रखनी है आपने, 3 फरवरी 1928 में ये कमीशन आता है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, जहाँ पे मतलब बहुत सारी हड़ताल, जो काले झंडे मतलब फहराए जाते हैं और स्लोगन दिए जाते हैं, गो साइमन गो बैक।
तो इससे क्या होता है कि लोग जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब भड़क जाते हैं, जिसके अगेंस्ट जो है गवर्नमेंट जो है उनको मतलब रोकने के लिए बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें करती हैं जहाँ पे भगदड़ हो जाती है। और फिर क्या होता है कि जो लाहौर में लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में डेथ हो जाती है, ठीक है। और 17 ऑफ नवंबर को 1929 में जो है मतलब वो उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उनकी बहुत सारी इंजरीज होती है ना उस टाइम पे, 3 फरवरी को 1928 में। और मतलब उसके बाद एक साल मतलब लगा लो आप, एक साल के बाद फिर उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी डेथ की डेट कब है? 17 ऑफ नवंबर 1929। तो ये आप याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद पूर्ण स्वराज के लिए जो रेजोल्यूशन लिया गया था वो लिया गया था 1929 में। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो ये कहाँ पे पास किया गया था ये रेजोल्यूशन? जो लाहौर सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो यहाँ पे ये हुआ था आपका पूर्ण स्वराज के लिए। पूर्ण स्वराज क्या होता है कि हमें पूरी अभी स्वतंत्रता चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पे फिर उस टाइम पे गांधी जी जो थे तो एक्टिव पॉलिटिक्स में वापस आ गए थे इस टाइम तक, क्योंकि आपको पता है कि 1922 में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद करवा दिया था। फिर क्या हुआ कि जहाँ पे जो डोमिनियन स्टेटस की अगर बात करें, जो कि ब्रिटिश हमें दे नहीं रही थी, ठीक है। तो क्योंकि बहुत बार ऐसी चीज़ें हो गई थी कि हमने बोला था कि हमें डोमिनियन स्टेटस ही दे दो, लेकिन वो भी नहीं दे रहे थे। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ों को देखते हुए फिर यहाँ पे पूर्ण स्वराज के लिए ये सेशन पास किया गया था, यहाँ पे रेजोल्यूशन। और अगर बात करें 31 दिसंबर 1929 में क्या हुआ था कि जो हमारा ट्राई कलर है, हमारा जो तिरंगा है, यहाँ पे ये फहराया गया था और ये अडॉप्ट किया गया था। 31 दिसंबर 1929 को तिरंगा जो है वो अडॉप्ट किया गया था और फिर इसे फहराया गया था 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। और ये जो दिन था हमारा 26 जनवरी 1930, ये फिर हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो है ये फिक्स रखा गया था। फिर उसके बाद आपको पता है कि हर साल जो है हमारा 26 जनवरी को हमारा ये रिपब्लिक डे होता है ना हर साल। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने पहला फिक्स किया था कि ये हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ट्राई कलर अपॉइंट कब किया गया था तिरंगा? 31 दिसंबर 1929 में। तो ये था हमारा इसके रिलेटेड। और यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हुई थी कि यहाँ पे डिसाइड हुआ था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है गांधी जी की लीडरशिप के अंडर हम लोग स्टार्ट करेंगे। और फिर कांग्रेस ने ये भी डिसाइड किया था कि जो फर्स्ट टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस है उसको हम बाइकआउट करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये 1929 का जो लाहौर सेशन हुआ था इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके अलावा अगर बात करें 1930 में क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दी जाती है, जो हमने पढ़ा लाहौर सेशन में ये डिसाइड किया जाता है, ठीक है। और आपको लाहौर सेशन में हमने ये भी पढ़ा कि जो फर्स्ट टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस जो है उसे बाइकआउट करने के लिए ये बोलते हैं कि क्योंकि आपको पता है जब साइमन कमीशन आया था तो उसकी रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए 3 टेबल राउंड जो है होने थे। कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होने थे? लंदन में। तो जिसके लिए कांग्रेस को बुलाया जाता था क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी जो है हमारी कांग्रेस थी उस टाइम पे इंडिया में। और फिर इसी वजह से ये जो जब सेशन हुआ तो इन्होंने बोला कि हम यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया गया, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें थी। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करी जाती है गांधी जी के द्वारा, ठीक है। और कब ये लॉन्च की जाती है? 6 अप्रैल 1930 को। ये डेट आप सही कर लेना, ये डेट गलत हो गई है। यहाँ पे आपकी आएगी आपकी 12 मार्च 1930, ठीक है। 12 मार्च 1930 को ये महात्मा गांधी स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं? वो दांडी मार्च से वहाँ से अपने जो भी उनके फॉलोअर्स थे, कितने फॉलोअर्स? 78 फॉलोअर्स को चुनते हैं और फिर 375 किलोमीटर तक वो चलते हैं। कहाँ से? साबरमती आश्रम से दांडी तक, जो कि एक गुजरात की
कोस्टल एरिया था, कोस्ट में जो है ये एक विलेज था, गांव था, यहाँ पे जाते हैं। तो इस तरह से ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले अगर ये बात करें तो इसके पहले गांधी जी ने, जो उनका उस टाइम पे वाइसरॉय था लॉर्ड इरविन, तो उसके साथ इन्होंने एक 11 पॉइंट का अल्टीमेटम भी रखा था, ठीक है, कि अगर वहाँ पे अगर लॉर्ड इरविन इसे एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हम यहाँ पे कोई एजिटेशन नहीं करेंगे, कोई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो फिर उसके बाद ये सब जो गांधी जी क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं वहाँ पे, और इस तरह से ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 1931 में क्या होता है, गांधी और इरविन के बीच में संधि होती है, पैक्ट होता है, और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो सस्पेंड कर दी जाती है, और फिर सेकंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है। तो हमने पढ़ा ना अभी कि 1930 में ये सॉल्ट बनाने के बाद ये स्टार्ट होती है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। साबरमती आश्रम से दांडी तक गांधी जी जाते हैं, और फिर वहाँ पे कोस्टल विलेज में जाके दांडी में क्या करते हैं, नमक बनाते हैं। और फिर उसके बाद अगर बात करें, गांधी इरविन का पैक्ट होता है, और जब उनकी बातें मान ली जाती हैं, कुछ वो बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि वो तो बोलते ही थी, करते तो थे नहीं, फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सस्पेंड कर दी जाती है, और फिर कांग्रेस मान जाती है सेकंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, याद रखना। लेकिन अगर गांधी इरविन पैक्ट की मैं बात करूँ ना, तो इसका आपको नाम भी याद रखना है, इसे दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। और ये जो पैक्ट है ये मार्च 5 1931 को ये साइन हुआ था। इरविन रिप्रेजेंट कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ठीक है। और अगर बात करें जो मॉडरेट्स थे, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दो थे ना इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जो मॉडरेट्स थे जिसमें तेज बहादुर सप्रू थे, एम.आर. जयकर थे, और श्रीनिवास शास्त्री थे, इन्होंने ये एफर्ट्स करे थे गांधी जी और इरविन के बीच में जो भी आइस थी उसे ब्रेक करने के लिए, यानी कि जो भी मतलब दीवारें थी उसको तोड़ने के लिए, ताकि कुछ ना कुछ बातचीत स्टार्ट हो जाए, जिसके बाद ये जो है पैक्ट साइन होता है। तो इसमें क्या होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस मान जाती है कि हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को बंद करते हैं, और एग्री कर देते कि सेकंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस को हम ज्वाइन करेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट थी उसने क्या माना था, किस तरह से उन्होंने बोला था कि हाँ ठीक है, जो भी हमने जो कैदी आपके जेल में बंद करे हैं हम उनको रिलीज कर देंगे, और हम आपको ये भी बोल देते हैं कि जो भी नमक बनाना था, हमने जो कानून था उनका कि नमक नहीं बना सकते इंडियंस, लेकिन इन्होंने बोला कि हम आपको ये अनुमति देते हैं कि अगर आपने सिर्फ कंजम्पशन के लिए, अपने यूज़ के लिए नमक बनाना है, तो जो भी विलेजेस कोस्टल एरिया के पास में हैं वो नमक बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें मान जाती हैं। तो फिर कराची सेशन होता है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1931 में, इसमें ये जो गांधी इरविन पैक्ट है, ठीक है, इसको एंडोर्स करा जाता है कि इसके ऊपर इसकी बहुत ज़्यादा मतलब इसकी बढ़ाई चढ़ाई की जाती है। और इस तरह से ये कराची सेशन एक और चीज़ के लिए भी माना जाता है कि इस सेशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं और इंडियन नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के लिए भी रेजोल्यूशन हुआ था कराची सेशन में। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कराची सेशन 1931 में हुआ था, तो इसमें फंडामेंटल राइट्स के लिए रेजोल्यूशन लेके आए थे, और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के लिए। और इस तरह से ये सारा का सारा दिल्ली पैक्ट आपको मैंने बताया, ये हुआ हमारा गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था, जिसमें नमक बनाने के लिए मान गए थे, सिर्फ कंजप्शन यूजेस के लिए। उसके बाद 1932 में मैकडोनाल्ड जो है वो अनाउंस करते हैं कम्युनल अवार्ड। ये पूना पैक्ट भी 1932 में होता है, सितंबर 24 1932 में। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब कम्युनल अवार्ड अनाउंस कर देते हैं ना, तो उसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, फास्ट रखना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर बहुत सारी जगह जगह पे मास मीटिंग्स करते हैं। कुछ लीडर्स थे, मदन मोहन मालवीय, B.R. अम्बेडकर, वो भी एक्टिव हो जाते हैं इनके साथ। तो इस तरह से जो पूना पैक्ट है, जो B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में साइन किया जाता है, किस लिए, क्योंकि B.R. अम्बेडकर चाहते थे कि हमें
नॉमिनल अवार्ड चाहिए, लेकिन वो जो है महात्मा गांधी बोलते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे जो है बहुत ज़्यादा डिवाइड और रूल ब्रिटिशर्स करेंगे और हमारी जो यूनिटी है वो नहीं रहेगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बाद ये जो है पूना पैक्ट साइन होता है किस किस के बीच में, बी आर अम्बेडकर जो कि बैकवर्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिन और महात्मा गांधी जो कि आपके मदन मोहन। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये होता है, अगर बी आर अम्बेडकर की बात करें और मदन मोहन मालवीय, तो ये बैकवर्ड क्लासेस को कर रहे थे बी आर अम्बेडकर, और मदन मोहन मालवीय जो फॉरवर्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जब ये हो जाता है तो उसके बाद फिर 25 सितंबर 1932 को गांधी जी अपना फास्ट तोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि वापस ले लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। पूना पैक्ट किस किस के बीच में था, अपर एंड लोअर कास्ट के बीच में एक जॉइंट इलेक्टोरेट हो जाए उसका एक पैक्ट था, जिसके लिए दोनों एग्री कर जाते हैं। नेक्स्ट बात करें आप, तो ये रहेगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसके पहले आपकी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होती हैं, तो वो भी आपको इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों की तीनों टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जो कि फर्स्ट आती है 30 में, दूसरी आती है 31 में और तीसरी आती है 32 में। तो ये इंपॉर्टेंट ऐसे आप याद कर लेना। और सारी की सारी ये जो है फ्रूटलेस ही रहती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे नेशनल लीडर्स प्रिजन में थे, जेल में थे, तो जिससे क्या हुआ कि जो भी आपकी जो टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी जो डिस्कशन के बाद क्या आया, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। तो इसी वजह से ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 ये किसके बाद आया था, ये जो हमारी टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस हुई थी 3, जिसमें हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है सेकंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस में ही पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, तो इसको हम और क्या बोलते हैं, वाइट पेपर। मार्च 1933 में अगर बात करें, जो टेबल राउंड कॉन्फ्रेंसेस हुई थी ना मार्च 1933 में, ये वाइट पेपर के जो मार्च 1933 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने थे वो किसकी वजह से आए थे, जो टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो किसके लिए रखी गई थी, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट को स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो फिर वाइट पेपर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, फिर वो सिलेक्ट मतलब वो उसके लिए मतलब वो सब मान गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल जो है वो ड्राफ्ट किया, जो कि फिर ये एक्ट बन के आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। तो इसके लिए जो है हमारे जो जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें बोला था, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, आपको ये याद रखनी है, दैट वी आर प्रोवाइडेड विद अ कार, ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन। ठीक है, हमें एक ऐसी कार दे दी गई है जिसमें सारी की सारी ब्रेक्स हैं और इसमें कोई इंजन नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। फिर उसके बाद प्रोविंस में इलेक्शंस होते हैं 1935 में। ठीक है, उनको ऑटोनॉमी दी जाती है और कांग्रेस जो है फिर अपनी मिनिस्ट्रीज बना लेती है। ठीक है, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अब सारी की सारी डेट्स हैं, तो इसको आपने सिर्फ डेट वाइज याद रखना है। 1938 में क्या बनती है, आपकी ऑल इंडिया किसान सभा बनती है। 1937 में प्रोविंशियल जो है ये इलेक्शंस होते हैं, तो ये याद रखना है। फिर उसके बाद 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो जाती है, सितंबर 3 1939। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, जो हमारी कांग्रेस जो मिनिस्टर्स थे प्रोविंस में 1937 में जो वो जीते थे, तो वो सब रिज़ाइन कर देते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1941 में सुभाष चंद्र बोस इंडिया से भाग जाते हैं। और इसके अलावा जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनकी डेथ हो जाती है 1941 में, जिनका जन्म हुआ था 1861 में, हमने पढ़ा था। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन इंडिया में आता है, क्विट मूवमेंट लॉन्च होती है 8 अगस्त को। अब क्रिप्स मिशन इंडिया में आता है और जो है क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, तो ये दोनों के दोनों आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें क्रिप्स मिशन की, तो ये मिशन सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो है वो मतलब उनके अंडर था ये क्रिप्स मिशन, जिनको इंडिया भेजा गया था मार्च 1942 में। तो उन्होंने बोला कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। ठीक है, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बोलती कि हम जो है हम
लेकिन इमीडिएट ये जो है डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपकी जो है जो नेशन में पूरी नेशनल गवर्नमेंट बननी चाहिए। तो इसकी वजह से यही मेन रीज़न रहा था इस जो है क्रिप्स मिशन के फेलियर का, क्योंकि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने मतलब मना कर दिया कि हम जो है इमीडिएटली कांग्रेस को ये नहीं डिमांड को नहीं पूरा करेंगे कि आपकी नेशनल गवर्नमेंट आप बना पाओ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। लेकिन इन्होंने जो जो चीज़ें बोली कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे लेकिन लड़ाई के बाद, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाएंगे जो कि मतलब इलेक्ट कहाँ से होंगे उसके मेंबर्स प्रोविंस असेंबलीज से, और जो नॉमिनेट करेंगे रूलर्स अगर प्रिंसली स्टेट से है कोई, और इंडिविजुअल प्रिंसेस जो हैं वो साइन कर सकते हैं ब्रिटिश के साथ सेपरेट। और ब्रिटिश लेकिन सारा का सारा जो डिफेंस है वो वॉर पीरियड के दौरान ये सारा का सारा डिफेंस ब्रिटिश ही कंट्रोल करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त को आई थी। तो यहाँ पे ये जो हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है ये बॉम्बे में मिलती है 8 अगस्त 1942 को। तो यहाँ पे ये फेमस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है ये उसको पास कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब मिलती है ये? 8 अगस्त को। कहाँ पे मिलती है? बॉम्बे में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद फिर यहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि नॉन वायलेंस जो है नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल होगा किसके अंडर? गांधी जी की लीडरशिप के अंडर। और फिर इस तरह से गांधी जी ब्रिटिश को बोलते हैं कि क्विट एंड लीव इंडिया इन गॉड्स हैंड। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गांधी जी उनको बोलते हैं कि हमें भगवान के हाथों छोड़ दो और आप यहाँ से चले जाओ, हमें जो करना होगा हम कर लेंगे। और यहाँ पे वो मैसेज देते हैं डू और डाई। तो ये आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट है। अब 1943 से 44 में इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है फ्री इंडिया की ये बनाते हैं, और इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं सिंगापुर में, और बंगाल में फैमिन होता है 1943 से 44। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए डेट। उसके बाद 1944 में एक और चीज़ होती है आपकी राजगोपालचारी फॉर्मूला। ठीक है, राजगोपालचारी फॉर्मूला जिसको हम राजा जी फॉर्मूला भी जो है ये बोलते हैं। तो इसमें इन्होंने ये बोला था कि जो एक कमीशन जो है वो अपॉइंट होना चाहिए जो भी नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट में जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ पे डिमार्केशन करने के लिए, ठीक है, वहाँ पे बाउंड्रीज वगैरह बनने के लिए। तो ये कमीशन अपॉइंट होना चाहिए। फिर और जो है मतलब यही इंपॉर्टेंट आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं राजा गोपालचारी फॉर्मूला जो है ये कब हुआ था। उसके अलावा अगर 1930 की एक ये पीछे है, इसको रहने दीजिए आप। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे 45 में क्या क्या चीज़ें होती है। ये इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है। इंडियन नेशनल आर्मी का जो ट्रायल होता है रेड फोर्ट में, शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है एंड होता है। तो 1939 से 1945 तक आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड चलता है। ठीक है, और 39 और फर्स्ट कब चलता है? 1914 से 1918। तो ये दोनों के दोनों डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है आपकी जो इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पता हो तो वो पेपर में आ जाते हैं। ये जो आइडिया था ये सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? ये आइडिया किसने दिया था? यहाँ पे मोहन सिंह जो थे, मोहन सिंह का जो आइडिया था ये इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि इंडियन ऑफिसर्स थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के। ठीक है, तो इंडियन नेशनल आर्मी का जो आइडिया था सबसे पहले किसको आया था? मोहन सिंह, जो कि एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो थे ऑफिसर थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब शिमला कॉन्फ्रेंस भी आपको पता होनी चाहिए, या फिर वेवल प्लान, ये एक ही है, शिमला कॉन्फ्रेंस या फिर वेवल प्लान 1945। ये किसने प्रपोज दिया था? इसके बारे में किसने बोला था? लॉर्ड वेवल ने। तो इन्होंने क्या सजेशंस दिए कि हम जो है सिर्फ जो नॉन इंडियन मेंबर्स है ना उनमें कौन कौन होगा? वॉइस रॉय और कमांडर इन चीफ था, सिर्फ वो ही जो है काउंसिल के क्या होंगे? नॉन इंडियन मेंबर्स होंगे। यानी कि जो मेन पोजीशन इन्होंने बोली
किस लिए बोली थी, क्योंकि इन्होंने बोला था ना कि हम एक नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है सेटअप करेंगे और जिसमें सिर्फ इंडियंस होंगे, लेकिन इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात कर दी कि इसमें जो वाइस रॉय और कमांडर इन चीफ हैं वो इंडियंस नहीं होंगे। तो मान लो अगर आपका प्रधानमंत्री आपका नहीं है तो लोग फिर उसमें वो इनकी इम्पोर्टेंट पोजीशन जैसे कि प्रधानमंत्री हो गया वैसे इन्होंने की ब्रिटिश को दे दी, और बाकी की सारी उसके नीचे जो भी मिनिस्टर्स थे वो बोला कि वो इंडियंस हो सकते हैं। तो इसी वजह से जो है ये हिंदू और मुस्लिम्स जो है इन्होंने बोला कि हम इनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है। और बस इसी तरह से ये प्लान भी रिजेक्ट हो गया था क्योंकि इसमें भी कुछ अच्छा था नहीं। उसके बाद 1946 की बात करें, जो ब्रिटिश कैबिनेट मिशन इंडिया में विजिट करता है, इंटरिम गवर्नमेंट बनती है सेंटर में, तो मुस्लिम लीग डिसाइड करती है डायरेक्ट एक्शन फॉर विनिंग पाकिस्तान। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 1946 में क्या क्या होता है, ब्रिटिश कैबिनेट मिशन इंडिया में आता है, इंटरिम गवर्नमेंट बनती है सेंटर में, और फिर मुस्लिम लीग डिसाइड करती है कि डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए पाकिस्तान के लिए। 1947 में इंडिया जो है डिवाइड हो जाता है, इंडिया और पाकिस्तान बन जाता है और अलग अलग दोनों सेपरेट डोमिनियन बन जाते हैं। अब कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं तो ये जो एटली उस टाइम पे ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे, उनकी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने फरवरी 1946 में अनाउंस किया था कि अभी जो है हम एक मतलब मिशन को भेजेंगे जिसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट जो मेंबर्स होंगे तो वो हम इंडिया में भेजेंगे, ताकि मतलब ये यहाँ पे हम क्या करें, ऐसे तरीके निकालें कि जो भी नेगोशिएशन हो दोनों के बीच में, ब्रिटिश और इंडिया के बीच में, कि किस तरह से पावर ट्रांसफ़र की जानी चाहिए पीसफुल मैनर में, ठीक है। तो ये चीज़ थी आपकी कैबिनेट मिशन प्लान में। तो कांग्रेस ने यहाँ पे डिमांड किया था कि जो पावर है वो ट्रांसफ़र करी जानी चाहिए लेकिन उसका एक सेंटर होना चाहिए, ठीक है। और जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनकी जो भी डिमांड्स होंगी वो तभी वर्कआउट करेंगी जब ब्रिटिश यहाँ से चले जाएंगे। तो ये कांग्रेस की डिमांड थी उस टाइम पे। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी मतलब उनके जो भी इश्यूज थे वो दोनों मतलब उस पर सहमत नहीं थे। तो कांग्रेस ने क्या बोला कि ग्रुपिंग जो होती है ना, ग्रुपिंग को हम ऑप्शनल रखेंगे जब तक हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बन जाती है, लेकिन जिन्ना जो है वो चाहते थे कि मतलब जो ग्रुप्स बनाए जाने यानी इंडिया और पाकिस्तान ये अभी के अभी बनाए जाने चाहिए, लेकिन कांग्रेस बोलती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हम बाद में करेंगे। कांग्रेस बोल रही थी ब्रिटिश को आप यहाँ से चले जाओ, उसके बाद हम अपना यहाँ पे सब कुछ देख लेंगे। तो फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर एंड में हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ जाता है, वो आता है हमारा 18 जुलाई 1947 को आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी ये माउंटबेटन प्लान आया था एक 3 जून को, 3 जून 1947 में ये माउंटबेटन प्लान आया था। तो यहाँ पे इसमें ये था 3 जून प्लान भी बोलते हैं इसको, कि अगर पार्टीशन होती है तो 2 डोमिनियन बनेंगे, ठीक है, और 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनेंगी। और इसने ये भी डिक्लेयर किया कि जो पावर हम ट्रांसफ़र करेंगे वो 15 अगस्त 1947 तक ये पावर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका माउंटबेटन प्लान। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 18 जुलाई 1947 को। तो इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसको रेटिफाई करती है जो माउंटबेटन प्लान था। तो इसमें ये बोला जाता है कि हम 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनाएंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हर एक डोमिनियन का अपना गवर्नर जनरल होगा जो कि मतलब इस एक्ट के अंडर जो जो चीज़ें हैं वो किस तरह से कोऑपरेशन करना है दोनों डोमिनियन के साथ, इंडिया और पाकिस्तान के साथ, वो सब चीज़ें थी। और जो भी सॉवरेनिटी थी, जो ब्रिटिश जो है सर्वोपरि थे, तो ये सब चीज़ें जो है ब्रिटिश पावर ही सबसे बड़ी है, तो इसको अबॉलिश कर दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो सॉवरेनिटी थी ब्रिटिश पावर की तो वो कौन से एक्ट में जो है अबॉलिश होती है, तो वो होती है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम इसके कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे, बट आज के लिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। तो अगर आपको जो है ये सब पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बाकी हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी 4 बजे कंप्यूटर्स की, तो उसमें भी आपको जुड़ना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि वो क्लास भी आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं। धन्यवाद।